नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। भारत का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा चाय की थड़ी से लेकर के संसद तक चलती है, और वो है चुनावी राजनीति। आज हम उस मुद्दे पे पहुंच चुके हैं, उस इश्यू पे पहुंच चुके हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ये जाना है कि हमारे देश की चुनाव प्रणाली कैसी है। भैया अब चुनाव में वोट कौन कौन देगा ये भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। पूरी एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए ना, कौन कौन वोट देगा। जिनको हम लोग चुनाव जिताने के लिए बोल रहे हैं, हम इसको जिताएंगे, हम उसको जिताएंगे, वो कौन कौन होंगे, कैसा पता चलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, चुनावी राजनीति, लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें हैं वो समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो जो आज हम लोगों को जाननी है वो है मतदाता सूची। देखिए अब हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग ये बात जान चुके हैं कि भारत में हर 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, और जो भारत में चुनाव कराने वाली संस्था है, देखो चुनाव 2 हो रहे हैं, एक लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जहां पे सीधा पब्लिक वोट कर रही है, ये 2 ही है। यहां पे अभी मैं सिर्फ बड़े स्तर की बात कर रहा हूं। जो नगर निगम पंचायत के चुनाव होते हैं वो अलग है, वो तीसरा स्तर है, उसके भी हम चर्चा नहीं कर। ये जो दोनों चुनाव जो कराता है वो कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग इंग्लिश में से कहा जाता है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ईसीआई कहते हैं। लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव कराता है वह यही संस्था चुनाव कराती है। जब ये चुनाव कराने से पहले क्या है, हमने देखा था पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है। इतने से क्षेत्र से ये लोग इतना इतना, हर क्षेत्र जैसे लोकसभा में 543 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट दिया जाता था, और हर क्षेत्र से क्या है, एक एक प्रतिनिधि चुन करके जाता था। अब उस क्षेत्र में कौन कौन लोग वोट करेंगे। भैया जो 5 साल है ना, इन 5 सालों में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बहुत से लोग तो 18 साल से ऊपर हो गए, बहुत से लोग ऊपर ही हो गए, मतलब भगवान को प्यारे हो गए। तो इन 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो उन 5 साल बाद कौन वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इसकी हमारे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। और ये लिस्ट जो तैयार करता है ये भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कि जैसे कि मान लो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो 2019 में कौन कौन वोट देने के लिए तैयार था, उसकी पूरी लिस्ट तैयार होती है। 3 महीने 4 महीने पहले से ही काम शुरू हो जाता है और उसकी लिस्ट तैयार होना शुरू हो जाती है। भैया इस क्षेत्र में ये इंसान वोट देगा। जो पहले वाला 2014 में इलेक्शन हुआ, तब इसमें यार ये लोग थे, इनमें से ये तो मर गया, रामलाल मर गया, श्याम मर गया, अकबर मर गया, ये लोग मर गए, इनका नाम हटा दो। पर ये जो है ना, ये 5 जन लोग हैं, ये 18 साल से ऊपर के हो गए, इनको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो ऐसे करके हर 5 साल बाद चुनाव के समय मतदाता सूची में क्या है, परिवर्तन करे जाते हैं, उन्हें बदलाव किया जाता है और एक नई मतदाता सूची जारी करी जाती है। और वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी होता है। उनको देख लिया जाता है कि हमारा क्या है, नाम है इस सूची में, तो हम लोग वोट डाल सकते हैं। अब वोट डालने के लिए जैसे सूची में, मान लो मैं मेरा ही उदाहरण ले लेता हूं, जैसे सूची में लिखा हुआ है मनीष बिनवा, मुझे वोट देने का अधिकार है। मेरे पास सूची में है कि भाई मैं वोट दे सकता हूं। अब ये सूची मुझे देगा कौन, कौन मुझे बताएगा। जो लोग पहली बात तो चुनाव में खड़े होते हैं वही आपके घर पे आकर के बांट देते हैं। ये लो भैया आपका है ना, इस जगह के इस वाले बूथ में आपका सेंटर है, वहां जाकर के हमारे लिए वोट दबाना। मतलब इतनी पर्चियां हो जाती है उस समय तो पूछो मत। तो लोग सब पर्ची दे करके जाते हैं, भैया आपका है ना इस वाले स्कूल में सेंटर है, जल्दी से जाकर के हमारे लिए वोट दबाना, बल्ले के लिए वोट देना, बॉल के लिए वोट देना, ऐसे हमारे पास आते हैं। तो मेरा नाम आ गया, ये बात ठीक है कि हाँ भाई मेरा भारतीय निर्वाचन आयोग की जो सीट है उसमें नाम है, पर मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं मनीष बिनवाल हूं। कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो सरकार ने क्या जारी कर रखा है, एक एक वोटर आईडी कार्ड जारी कर रखा है। वोटर आईडी कार्ड, इसे हम लोग फोटो पहचान पत्र भी कहते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड जारी कर रखा है, उसमें मेरे फोटो होता है, मेरा नाम होता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ होती है, मेरी एड्रेस होती है, ये होता है। जब भी मुझे वोट डालना है मैं उन 5 सालों में उससे डाल सकता हूं। चलो पर कोई बात नहीं, मैं 18 साल का हो गया, जस्ट मान लो मैं अब भी 18 का हुआ और अगले महीने चुनाव आ गए, तो मैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा ही नहीं पाया, तो क्या करूं, वोट ना दूं। नहीं भैया वोट तो दूंगा, वोट तो बहुत जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड ही हो, मैं और भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकता हूं। हो सकता है मैं आधार कार्ड से वोट दे दूं, हो सकता है मैं ड्राइविंग लाइसेंस से उससे वोट दे दूं, अगर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया होगा तो, क्योंकि 18 साल से पहले तो वो भी नहीं बनता है।
तो मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि मैं वोट दे सकूं। पर जो पहली शर्त है, पहली शर्त यह है कि मेरा नाम मतदाता सूची में, वोटर्स लिस्ट में और इलेक्टोरल रोल जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें हमारा नाम होना चाहिए, तभी जाकर के मैं वोट दे सकता हूं, नहीं तो मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। ये मतदाता सूची की। अब हम लोग जिन लोगों को वोट देते हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पे चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी काफी पाबंदियां कौन लगाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग लगाता है। उनको बताता है आपको चुनाव में ये काम नहीं करने हैं, ऐसा करना है, इस हिसाब से आपको इतना धनराशि खर्च करनी है, आप पूरा फॉर्म, पूरी डिटेल भरवाई जाती है कि भाई मैंने इतनी शिक्षा ली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। मतदाता सूची, इसे वोटर्स लिस्ट भी कहा जाता है, वोटर्स लिस्ट, इलेक्टोरल रोल भी कहा जाता है। तो 2-3 नामों से मतदाता सूची को जाना जाता है। मतदाता जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके बारे में। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। अब क्या हो रहा है, जहां लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक मतलब लोगों की व्यवस्था में, लोगों का जो सिस्टम है उसमें जहां चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शंस वहां पर हो रहे हैं, वहां पे क्या है, जिनके पास मतदान की योग्यता है, जो एलिजिबल है किसके लिए? वोट डालने के लिए। तो वोट डालने के लिए एलिजिबल है तो उनका सबका नाम क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग तैयार करता है, लिस्ट तैयार कर लेता है और सब तक पहुंचाई जाती है। अब वो कैसे पहुंचाई जाएगी? या तो भाई आप जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन का, वहां से रिसीव कर लो, ठीक है, या जो कलेक्टर जहां पे बैठता है, कलेक्ट्रेट जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर भी जाकर के आप रिसीव कर सकते हो, या जो आपके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं ना, वो भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। या हर वार्ड में क्या होता है, एक बीएलओ होता है। बीएलओ इन द सेंस वो आपकी वोटर आईडी का ही काम करता है। वो ये देखता है कि हमारे जो वार्ड है उसमें किन किन का वोटर आईडी बना है या नहीं बना है, ये सारे काम आप इनमें से कहीं पर भी जाकर के संपर्क कर सकते हो। वो आपको बता देगा कि इस बार वाले चुनाव में आपके मतदाता सूची में नाम आ गया है और आप वोट डालने आ जाना। तो वोट की तैयारी हो जाती है। जैसे कि आप ये वाली इमेज को देखिए, इसमें कितने फोटोज लगे हुए हैं, सबके नाम है, एड्रेस है, उम्र है कि भाई ये क्या है, इतनी उम्र का है, इसका ये नाम है, ये यहाँ पर रहता है। तो पूरी डिटेल क्या होती है वोटर्स लिस्ट में, मतदाता सूची में सरकार के पास हमारे लिए होती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में से वोटर लिस्ट भी कहते हैं। तो जो आधिकारिक रूप है या जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में हम उसे क्या कहते हैं? मतदाता सूची कहते हैं। और आम भाषा में हम इसे वोटर लिस्ट भी कह देते हैं, इलेक्टोरल रोल भी कह देते हैं। इन नामों से भी हम इन्हें जानते हैं। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाई हम सब भिन्न हैं, हम लोग डिफरेंट हैं। भाई मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं गरीब हो सकता हूं, आप अमीर हो सकते हो। हर जगह हमारी सोच में, हमारे विचारधाराओं में हर जगह डिफरेंस हो सकता है। पर सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चीज है, हम सभी इंसान हैं। और जब हम सभी इंसान हैं, मैं बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं एक कॉन्सेप्ट में मैं खत्म कर देता हूं। जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं तो मैंने बार बार में कहा लोकतंत्र मतलब जनता का सिस्टम। क्या है जनता का सिस्टम? जनता की व्यवस्था। और जब मैं बात जनता की कर रहा हूं, जनता का मतलब है हमारे समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा इंसान भी जनता है। देश में जो नीतियां बन रही है उसमें उसका भी योगदान होना चाहिए। और उसका योगदान कैसे होगा? वोट के द्वारा। तो वोट देने का अधिकार सबको होना चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल है, तभी सक्सेसफुल है, जब उस देश के सभी वर्ग के लोग क्या है, वोट देने के लिए एलिजिबल हो। और ये गर्व के साथ हम कहते हैं कि भारत में ऐसी व्यवस्था है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं। सब अलग अलग प्रकार के लोग हमारे देश में, पर हर कोई इंसान तो है, पर सब इंसान है, हम सब इंसान, और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। देखो अब जब सरकार बनेगी, जब हम लोग वोट डाल करके सरकार बनाएंगे तो क्या होगा भाई, उसमें वो गरीबों के लिए भी पॉलिसी बनाएगी, अमीरों के लिए भी बनाएगी। जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए कोई रोजगार की पॉलिसी खोलेगी, जो अशिक्षित है उनके लिए भी कुछ काम करेगी। सबके लिए सरकार काम करती है। तो जो भी सरकार की पॉलिसीज आती है, नीतियां आती है, वो सबको प्रभावित करती है। जब सरकार की पॉलिसियां सबको प्रभावित करती है तो सरकार चुनने में भी योगदान क्या है, सबका होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी वोट दे सकते हैं। और आप इस इमेज में देखिएगा, इस इमेज में ये जो आपको दिख रही है, ये कौन है? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी है। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है और प्रथम महिला राष्ट्रपति यही हमारे देश की बनी थी। आप देखिए, ये भी अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट देना आई। तो मतदान सबसे बड़ा दान माना जाता है और ये देना चाहिए, यह हमारा अधिकार है। और जब तक हम हमारे अधिकारों को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम सरकार से या सत्ता से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। इसलिए सभी वोट देने जाए, ये बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी गई। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग
चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार होता है। तो मैंने आपको बताया 18 वर्ष से ऊपर हम सभी क्या है वोट डाल सकते हैं। और चाहे आपकी जाति कुछ हो, आपका धर्म कुछ हो, आपका लिंग कुछ हो, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो पर आपको मत देने का अधिकार है। अब देखो, राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, पर उनके वोट की वैल्यू भी एक ही है और देश का जो मजदूर वोट डालेगा उसके वोट की वैल्यू भी एक है। यह खूबसूरती है भारतीय व्यवस्था की और भारतीय संविधान की। सबके वोट की एक ही वैल्यू, किसी को ज्यादा नहीं हो राष्ट्रपति ने डाला है और राष्ट्रपति ने इस एक्स पार्टी को वोट डाल दिया, इसके तो 100 वोट काउंट कर दो साहब, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, हमारी नजर में सब बराबर है और सभी को वोट देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। एक तो अपराधियों को वोट देने की परमिशन नहीं होती है, ओके, और एक जो दिमागी असंतुलन होते हैं। तो ये देखो, ये दोनों जब कोर्ट घोषित कर देता है ना कि भाई ये अपराधी, इसको वोट देने की वो इजाजत नहीं होगी। दिमागी असंतुलन भी बिल्कुल ऐसा कि भाई हॉस्पिटल भी डिक्लेयर कर चुका है कि भाई ये इंसान पागल है। जब पागल ही डिक्लेयर हो गया तो फिर हम मान लेते हैं कि हमें वोट देकर के भी क्या करेगा। देखो, 18 साल के बाद हमें वोट देने का अधिकार क्यों मिला? क्योंकि हमें एक मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता हमें आ जाती है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, कौन सा नेता हमारे देश के लिए बेहतर है और कौन सा नेता हमारे देश के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, हम इन सारे बंधनों से ऊपर उठ करके, जाति धर्म लिंग सभी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ करके हम एक हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए बेहतर सरकार और बेहतर नेता चुनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए 18 साल बाद सरकार और देश का संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है। अब देखो वोटिंग होती कैसे, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले जो सिस्टम होता था, पहले सिस्टम बैलेट पेपर का होता था। उसमें आपके पास क्या है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके नाम लिखे हुए हैं, जो भी उम्मीदवार है उनके नाम है, और उनमें से एक को, जिसको भी आपको वोट डालना है, उसके आगे आप चिन्ह करेक्ट कर दो, या अंगूठे भी लगते थे जब शुरू में आज़ादी के बाद पहले चुनाव कराए गए तो अंगूठे भी लगवा लिए जाते थे। वो करके आप एक डब्बे में डाल दिए जाते थे, फिर बाद में आखिर में काउंटिंग होती थी कि भाई किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। पर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा भी बहुत था और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें। अब इसमें क्या है, अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या है, जैसे यहां पर आपको देखेगा, यहां पर आपको जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, जिसने चुनाव लड़ा है कि भाई आप मुझे क्या बनाओ, सांसद बनाओ, आप मुझे विधायक बनाओ, तो जो इंसान उम्मीदवार है उसका नाम होगा, यहां पर जो भी उसका चुनाव चिन्ह है वो होगा, और यहां पे आपके लिए वोट डालने वाला बटन होगा। जैसे ही आप बटन दबा दोगे, यहां पर एक लाल बत्ती होती है, लाल बत्ती जल जाएगी और पता चल जाएगा कि आपने इसी पार्टी को वोट दिया था और इस पार्टी के कैंडिडेट के पास वोट चला गया। तो अब तो बहुत सिस्टम आगे एडवांस और भी हो चुका है। एक और मशीन इसके साथ यहाँ पर होती है, उस मशीन में भी क्या होता है, एक पर्ची निकलती है। उस मशीन में आपको दिखेगा कि भाई मैंने, जैसे मान लो मैंने एक्स पार्टी का इंसान था और उसका चुनाव चिन्ह था बैट, तो मैंने बैट वाले को ही वोट दिया है। जब वोट दिया तो उस जो मशीन है, दूसरी वाली मशीन है, उस साइड में से आपको दिखता जाएगा कि हाँ भाई उसी की पर्ची निकल रही है, वो पर्ची निकल कर नीचे गिर जाएगी और उन पर्चियों को काउंट कर लिया जाता है और वोट को काउंट कर लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है कि हाँ भाई हमने सही काउंटिंग करी है। तो फिर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो विनर हो जाता है। कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। तो फोटो पहचान पत्र सरकार ने जारी करा है, वोटर आईडी कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सरकार सबको देती है। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं सबके बनवाना जरूरी है, बनवाओ और फिर आप उससे वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वोट देने जाते समय मतदाता को पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। तो देखो पहली कोशिश यही होती है सरकार की कि आप वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाओ, क्योंकि उससे यह पहचान हो जाती है कि भाई जैसे मनीष मेवाल है तो मनीष मेवाल का वोट मनीष ही डालेगा, कोई दूसरा पर्सन ना डाल करके चला जाए। और जब आप वोट डाल करके जाते हो तो आपकी एक उंगली पे, बेसिकली इसी पे होता है, तो इसी पे आपकी क्या शाई लगा देते हैं वो लोग, जिससे वो काफी दिनों तक हटती नहीं है। और जब वो नहीं हटती तो ये पता रहता है कि भाई इस वाले चुनाव में इस इंसान ने वोट डाल दिया है, तो आप एटलीस्ट उसी दिन तो वापस जाकर वोट देकर के नहीं आ सकते, तो वह बेईमानी नहीं हो सकती, चीटिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए सरकार कोशिश करती है कि आप सभी क्या है अपना पहचान पत्र लेकर के जाएं। और जैसे कि ये आपको देख रहा है, अम्मा जी दिख रही हैं, ये अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के गई हैं और वोट डाल करके आई है, और इनके उंगली में भी यहाँ पे निशान लगा दिया है सरकार ने कि भाई अम्मा जी आपने एक वोट दे दिया है, अब दूसरा मत देना, एक ही दे सकते हैं आप, तो एक वोट दिया है। और सच में भारतीय लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है। ये 1951-1952 में आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा के जब चुनाव कराए गए ना, उस समय मतलब पूरी जनसंख्या मान लो 10% या 15% लोगों को छोड़ दो, पूरी जनसंख्या अशिक्षित थी।
जिन लोगों को लोकतंत्र का मतलब नहीं पता था, जिन लोगों को चुनावों का मतलब नहीं पता था, वो लोग वोटिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दुनिया वालों ने नेहरू के लिए ये कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, कि नेहरू है ना एक जुआ खेल रहे हैं। जुआ क्यों है? एक लोकतंत्र का जुआ खेल रहे हैं। पागल हो गया क्या इंडिया? हाँ, कैसे चुनाव कराएगा इंडिया? कौन डालेगा वोट? गंवारों का देश है, ये कहकर के लोग हंस रहे थे उस समय। पर मैं बताता हूं भारत के लोगों का जो जुनून है, जो जज्बा है ना, उस समय 50% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग करी और दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। दुनिया सोचने लगी, अरे 50% इंडिया वालों ने वोट कर दी। बोले हाँ, इंडिया वालों ने वोट करा, 50% से ज्यादा। बहुत बड़ी बात थी। लोग उस समय भी है ना अपनी सरकार के प्रति, अपने देश के प्रति और अच्छे नेताओं के प्रति लगाव रख रहे थे और वोट डालने जा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी वोट डालने जाते हैं, युवाओं में बहुत इसका इंटरेस्ट रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोगों में इतना इंटरेस्ट है कि हम लोग हमारे जो नेता है उनके प्रति जागरूक है। ये बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार के सभी लोगों को वोट देना भी चाहिए। पर मतदान के लिए ये कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। तो अनिवार्य नहीं है कि भाई आपके पास है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दो उनको जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि मतदाता सूची में जो नाम लिखा हुआ है मनीष विमाल, वही आप हो। बस वही आप हो तो वो मैच हो जाएगा, तो आप वोट दे सकते हो। तो इसलिए आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हो, राशन कार्ड भी ले जा सकते हो और कोई भी डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। अब आ जाता है उम्मीदवारों का नामांकन। भैया बहुत ढोल ढमाकों के साथ क्या होता है, उम्मीदवारों का नामांकन होता है। अब ये एक बात ध्यान रखिए, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या है, चुनावों से कुछ पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या करता है, एक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, आचार संहिता। हिंदी में से कहते हैं आचार संहिता और इंग्लिश में से कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता का मतलब क्या होता है कि भाई अब ये समय शुरू हो गया, बिगुल बज चुका है, चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है। और इस समय के से क्या होता है, लोग जिनको चुनाव में उतरना होता है वो अपने फॉर्म भरते हैं, नामांकन भरते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो 2 महीने 3 महीने का अंतराल भारतीय निर्वाचन आयोग रखता है और बहुत धूमधाम से है ना चुनाव कराए जाते हैं। और जो भारत में जो चुनाव है ना, इन्हें लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। और सच में आप देखो वो फेस्टिवल की तरह ही है। मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ, नगर निगम के चुनाव जब हुए यहाँ पे तो उनमें हुआ क्या, मतलब बिल्कुल ऐसे सारे दिन तो ढोल धमाके बज रहे हैं। कभी कोई सा नेता आ रहा है, अरे अरे भाई जी भाई साहब हमें वोट देना, कभी कोई आ रहा है। वो सिर्फ पार्षद के चुनाव होते हैं उन्हें तो पूरे दिन ढोल धमाके चलते रहते थे। जो ऑटो चलाते हैं जिन लोगों को, उनको बहुत बेनिफिट हुआ उस समय, बहुत फायदा हुआ, क्योंकि पोस्टर चला चला करके लगा लगा के लोगों तक जाना है। गाड़ियों वालों को बहुत फायदा हुआ, नेता बहुत सी गाड़ियां बुक करके निकलते थे। ढोल धमाके वालों को बहुत फायदा हुआ, माला वालों को बहुत फायदा हुआ, मिठाई वालों को। मतलब जैसे त्योहार जब आता है तो सभी के मन में उत्सव होता है, सभी लोग अपना व्यापार बढ़ाते हैं, सबको बहुत फायदा होता है। उसी प्रकार से लोकतंत्र का जो त्योहार है, जो चुनाव है, जब वो आता है सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सब में ढोल धमाके बज रहे हैं, कोई उस पार्टी के लिए समर्थन में जा रहा है, कोई उस पार्टी के लिए समर्थन में जा रहा है। सब समर्थन करने जाते हैं तो फिर वहां पे नाश्ता भी मिलता है कचौरी, समोसे, पकौड़े। मतलब उस दौर में आप जो बोलोगे ना नेताजी को, नेताजी आज तो मिठाई चाहिए, अरे अरे बेटा कैसी बात करो, 18 से ऊपर हो गया? बोला हाँ नेताजी। बोले ठीक है, कितने डब्बे चाहिए मिठाई के? बोले नेताजी 2 मिल जाते हैं तो बहुत। अरे 2 क्यों, ले उस दुकान पे जा, मेरा नाम ले देना। तो मतलब यहाँ तक का बहुत बहुत सच में गजब का उत्सव है ये। अब इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है, और जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। देखो अब जब आप मतदाता हो, मतदाता जो वोटर है, मतदाता के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी है? 18 साल। 18 साल आप होते ही वोट डाल सकते हो। पर उम्मीदवार के लिए आपको क्या है, अगर आप चाहते हो कि हम लोग चुनाव लड़े, अगर आप ये चाहते हो कि हम लोग चुनाव लड़ें, तो उसमें क्या है, अगर आपको लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं, लोकसभा और विधानसभा के लिए आपको चुनाव लड़ने हैं, तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल की तो होनी ही होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के अगर चुनाव आपको लड़ने हैं तो आपकी उम्र 25 साल की होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा के चुनावों के लिए अगर आप खड़े हो रहे हैं, राज्यसभा के चुनावों का प्रोसेस वैसे अलग है,
उसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती है, पर अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जनता की भागीदारी होती है। अगर राज्यसभा के लिए आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी ही चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो 35 भी होनी चाहिए। आप देख लीजिए आपका उद्देश्य क्या, आपका सपना क्या है, उस हिसाब से उम्र को आप मिला सकते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। अब देखो, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि ये किसका नेता है, ये बीजेपी का है, ये किसका है भैया, ये कांग्रेस का है, ये किसका है, ये आपका है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी का है। तो ये क्या है, मतलब बीजेपी ने क्या करा है, इस एक्स पर्सन को अपना कैंडिडेट उतारा है। कैंडिडेट उतारने का मतलब क्या है, अपनी टिकट दे दी, अपना समर्थन दे दिया। एक लेटर जारी करते हैं, उस लेटर पे ये लिखा होता है कि भाई एक्स पर्सन को हम इस वाले निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे कि लखनऊ के निर्वाचन क्षेत्र से, हम इस एक्स पर्सन को हमारा उम्मीदवार उतार रहे हैं। ये जो लेटर है, ये क्या है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके पास भी जाता है कि हाँ भाई इस जगह से जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो ये है। तो जो ये लेटर गया, इसको टिकट कहा जाता है कि भाई टिकट दे दी, किसको दे दी, एक्स पर्सन को दे दी। एक्स पर्सन के नाम पर बीजेपी की टिकट जारी हो गई कि एक्स पर्सन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। ऐसे कांग्रेस वाई को दे दे तो वाई, आम आदमी पार्टी जेड को दे दे तो जेड। ये टिकट है, ये अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। और बाकी जिनको किसी भी पार्टी से टिकट ना मिले वो क्या है, निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें किसी पार्टी से नहीं मिला, हम निर्दलीय ही खड़े हो जाएंगे। और जब वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो उनको चुनाव चिन्ह भारतीय निर्वाचन आयोग देता है। अब जैसे जो बीजेपी से खड़ा हो गया है, मतलब क्या हो रहा है, बीजेपी का तो कमल वैसे ही चिन्ह है, तो कमल से प्रमोशन करना शुरू कर दो। और जब किसी इंसान को पार्टी से टिकट मिल जाता ना, उसका एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपको फंडिंग पार्टी कर देती है। पार्टी आपके ऊपर जो भी पैसा लगेगा वो पैसा लगाएगी, पहली बात। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि काफी लोग क्या होता है, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं। काफी लोगों को ये मतलब नहीं है कि कौन खड़ा हो रहा है, पर कुछ ने सोच रखा हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे, तो कांग्रेस को ही देते। कुछ ने सोच रखा हम वोट बीजेपी को ही देंगे, तो बीजेपी को ही देंगे। तो उसका भी क्या है, उस कैंडिडेट को बहुत फायदा मिलता है। जैसे पार्टी की इमेज होती है लोगों के बीच में, उसी प्रकार से उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। दो शब्द यहाँ पे है, नामांकन पत्र और जमानत। नामांकन पत्र का मतलब क्या है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। भाई आप नॉमिनेट कर रहे हो, अपने आप को चुनाव के लिए नॉमिनेट करो कि भाई मैं चुनाव के मैदान में आ रहा हूं। जैसे बीजेपी ने एक्स को नॉमिनेट कर दिया कि भाई ये हमारी तरफ से चुनाव लड़ेगा, बीजेपी पार्टी की तरफ से लखनऊ से चुनाव को लड़ रहा है, एक्स लड़ रहा है। ये एक नॉमिनेशन फॉर्म आपको भर के देना पड़ता है। उसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, आपकी आज तक क्या काम करा है, कितनी सैलरी है, कितनी शिक्षा है, पुलिस से वेरिफिकेशन होना चाहिए, आप पे कोई अपराधी वाला केस तो नहीं, सारी डिटेल्स उस नॉमिनेशन फॉर्म में भर करके उनको देनी पड़ती है। एक क्या है, जमानत। ये जमानत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड शब्द है। जमानत क्या होती है, कुछ रकम क्या है जमा करानी पड़ती है। इस चीज को आप समझिएगा बहुत ध्यान से। तो कुछ रकम जमा करानी पड़ती है। जब हम नॉमिनेशन फॉर्म देने जा रहे हैं, नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, तो उसके साथ आपको कुछ रकम जमा करानी पड़ती है। जैसे मान लो कि भाई 10,000 रुपए क्या है, रकम जमा करानी पड़ी। ये 10,000 रुपए आपने जमा करा दिए, जिसको भी आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपॉइंट करता है कि भाई आपको इसको नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है, तो जमा करा दिए। उसके साथ आपको 10,000 रुपए देने पड़े। सर अब 10,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वापस? मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि भाई टोटल क्या है, 10 लाख लोग क्या है उस क्षेत्र में वोट देने वाले लोग, 10 लाख लोग क्या है उस क्षेत्र में वोट देने वाले लोग हैं। पर 10 लाख हैं, पर सारे तो देने गए नहीं। कितने गए? 6 लाख लोग ही वोट देने गए। अब टोटल जो वोटिंग हुई है वो 6 लाख की हुई है। वोटर्स 10 लाख है पर वोटिंग 6 लाख की हुई है। तो अगर इसका 1/6 वोट अगर आपको मिल गया, मतलब 1 लाख वोट अगर आपको मिल गए ना मेरे दोस्तों, अगर 1 लाख से ज्यादा वोट किसी भी इंसान को मिले हैं तो उसको क्या है 10,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। और अगर 1 लाख से कम अगर वोट मिले तो उसको वो नहीं मिलेंगे। तो अगर 1/6 1/6 टोटल वोटिंग का अगर आप वोट गेन कर लेते हो तो वो पैसा मिल जाता है। नहीं तो एक आम भाषा में बोला जाता है कि जमानतें जब्त हो गई। जमानतें जब्त होने का मतलब ये पैसे रख लिए गए। अब आप बोलोगे सर जो नेता इतना पैसा खर्च कर रहा है उसको 5,000 से 10,000 से क्या इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, पर फर्क जनता में पड़ता है। अरे यार आपने जमानत ही नहीं बचा पाया। जमानत नहीं बचाने का मतलब उसको 1/6 भी वोट नहीं मिला, मतलब लोगों में वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, लोग उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते। 1/6 मतलब सबसे कम जो वोट है ना वो भी उसको नहीं मिले। जब उसको वो भी नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है? जमानत जब्त तो होना, यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, नाक का सवाल है नेताओं के लिए। अगर जमानत जब्त हो जाती है ना तो ये मान लिया जाता है कि भाई क्या है, लोग उनको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं।
प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, तो जो भी अपराध उन्होंने कर रहे हैं उसके सारे बताने पड़ते हैं कि भाई हमारे ये केस चल रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन उसमें लगाया जाता है। तो पुलिस बताती है कि इस पर्सन पे ये वाले केस चल रहे हैं और इन केसों पे ये भी कार्रवाई चल रही है कोर्ट की तरफ से। वो सारी डिटेल लगा करके जारी करते हैं और वो जमा करा देते हैं। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, तो उसको पूरा बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरी पत्नी के पास इतनी है, ऐसा है, पूरा मेरे पास इतनी जमीन है, इतना मैं लोगों से पैसा मांगता हूं, इतना मुझे लोगों को देना है, सारी डिटेल्स उसको देनी पड़ती है। फाइनली उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, पढ़ा लिखा कितना है, 8वीं पास है, 4थी पास है, 10वीं पास है, ग्रेजुएशन है, क्या है, सबको देना पड़ता है। जैसे कि ये डिग्री दिखाई है मैंने आपको यहाँ पे, तो योग्यता बतानी पड़ती है कि भाई हमारी योग्यता इतनी है, सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाती है। अब आ जाते हैं चुनाव अभियान। अब बच चुका है बिगुल बच चुका है चुनावों का। अब भैया हम लोगों ने मतदाता सूची भी तैयार कर ली, लोगों को पता चल गया ये लोग वोट दे सकते हैं, लोगों ने अपने फॉर्म लगा दिए कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, लखनऊ से मैं लड़ूंगा, अजमेर से मैं, जोधपुर से मैं, जयपुर से, रांची से, झारखंड से, सारी जगह से लग चुके हैं। अब क्या है, बस तैयारी है किसकी, चुनाव अभियान की। अब बारी किसकी है, अब नेताओं की है। वो आएंगे आपके घर पे और आपसे वोट मांगेंगे, आपसे भीख मांगेंगे कि हमें वोट दे दो। और क्या है, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, स्पीचें चलेंगी, भाषण चलेंगे, गजब। मतलब है ना, जीवन में क्या है, मजा आ जाता है। वो जो त्योहार है ना लोकतंत्र का, सच में बहुत प्यारा होता है। अब बिगुल बच चुका है, अब हम शुरू कर देते हैं। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। तो जो उम्मीदवारों की अंतिम सूची हमने जारी कर दी, भाई ये खड़े होंगे, ये उम्मीदवार है। इस उम्मीदवारों की फाइनल सूची के बीच में और चुनाव के बीच में कम से कम 2 या 3 सप्ताह का ही टाइम रहता है। ये 2 या 3 सप्ताह के बीच में है ना, अब जो भी उम्मीदवार है उनको बोल दिया जितना तुम प्रमोशन कर सकते हो, जितना तुम प्रचार प्रसार कर सकते हो करो, खुलेआम करो, लोगों को बोलो वोट दे, हमें वोट दे, बिल्कुल करना है। पूरा प्रचार प्रसार वो आराम से कर सकते हैं। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। तो अब क्या है, जो उम्मीदवार है वो जा करके लोगों को बताते हैं, भाई मैं खड़ा हूं, मुझे वोट दीजिएगा, मुझे वोट दो, बिल्कुल वोट दो। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा, तो जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जाकर के भाषण देंगे, भैया हमारी पार्टी को इसलिए वोट दीजिएगा। अब देखो करो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। आम आदमी पार्टी ने खड़ा करा तो केजरीवाल जी आएंगे, कांग्रेस ने खड़ा कराया तो जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी, ये सब आएंगे। तो सभी क्या है, बिल्कुल बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े चुनाव सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो ये सारे काम उसमें शुरू हो जाते हैं और राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय कर देती है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टी होती है, एक्स पार्टी है, भैया लखनऊ में हमारा ये कैंडिडेट खड़ा हो, जितने भी है ना सारे एक्टिव हो जाओ, सब उसके पीछे लग जाओ, सारे के सारे। तुम जिस भी इलाके में रहते हो यही बोलना भाई हमारी पार्टी को वोट दे। तो सबको एक्टिव कर देते हैं। मतलब शुरुआत हो चुकी है किसकी, त्योहार की। जैसे कि आप इस चित्र में देखो, जैसे कि ये अपने लिए बोल रहा है, ये अपने लिए बोल रहा है कि ओ हमारी पार्टी बेस्ट है, हमारी पार्टी बेस्ट है, जीतूंगा तो मैं ही, ये बोल रहा है रहने दे मैं ही जीतूंगा। और ये देखो ये जो कौन है, ये सक्रिय लोग है, नहीं नहीं भाई जीतेगी तो हमारी पार्टी, तुम चिंता मत करो, हम ही जीत करके जाएंगे। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता है। देखो, पर अब जैसे ही चुनाव चलने की बात आएगी तो टीवियों पर, अखबारों में बहुत खबरें फैल जाएंगी, रोज खबर आएंगी, आज इस बड़े नेता ने करी यहाँ पे रैली, हजारों की भीड़ जुटी यहाँ पे इस नेता को सुनने के लिए। क्या जीत पाएगा इस नेता का उम्मीदवार, क्या बन पाएगी एक्स की सरकार, क्या होगा, जानते रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ऐसी बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी जो न्यूज चैनल है आप लोगों को दिखाते रहते हैं। सबसे पहले नतीजे कौन बताएगा आपको, हमारा चैनल बताएगा। सबसे पहले खबर किसके अखबार में आएगी, हमारे अखबार में आएगी। करंट से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पेपर करंट को ही रखिएगा करंट में। तो ये जो इस प्रकार की जो नीति है ये सब चलता रहता है और लोग मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं उस समय। वो जो 2 हफ्तों का टाइम होता है ना, लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोग है ना चाय की थड़ी पे बैठ रहे हैं, वहीं बात चल रही है, ऑफिस वाले भाई साहब किसको जिता रहे इस बार, एक्स को वोट दोगे, वाई को, अरे दे देंगे भाई जी, दे देंगे, किसी को भी। मजा ही आ जाता है उन दिनों में। जीवन का मजा उन 5 सालों के 2 या 3 हफ्तों में आता है। क्यों? क्योंकि पूरे 5 साल है ना, जनता अपने नेताओं को ऐसे निहारती है, आएंगे मेरे नेता आएंगे, ठीक है, पर वो नेता नहीं आते। और 5 साल में ये सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ऐसे होते हैं जब नेता बोलते हैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, और उनको आना पड़ता है और जनता के आगे सिर झुका करके वोट मांगना पड़ता है।
आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। अब देखो, जब बड़े बड़े जो पार्टियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े जो चुनाव में नेता जो भाषण दे रहे हैं, अब वो क्या है, एक मुद्दे को पकड़ते हैं, एक इश्यू को उठाते हैं, भाई इस इश्यू पे हमें काम करना है, इस मुद्दे पर हमें काम करना है, तो वो बड़े बड़े नारे देते हैं, ऐसा करना है, ये है। तो वो नारे हैं, उन नारों के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग लोकसभा चुनाव में अलग अलग बड़े बड़े नेताओं ने क्या नारे दिए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियां उनमें बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी हटाएगी। अब जब 1971 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी ने एक क्या है, ये नारा दिया कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, और जो भी हमारी सरकार की नीतियां है उनमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो गरीबी को हटाने की ही दी जाएगी। और 1971 में एक और चीज होती है, वह है भारत की पाकिस्तान से लड़ाई और बांग्लादेश को आजादी। तो बांग्लादेश को जो आज़ादी मिलती है वो भारत के कारण ही मिलती है। तो 1971 में होता है। जैसे फिर से आप देखो, यहाँ पे दो नेता खड़े हैं, एक इधर सर है, एक इधर ये मैडम है, दोनों की स्पीच चल रही है। ये कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर देंगे। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो गरीबी हटा देंगे, वो बोलेंगे हम गरीबी पनपने नहीं देंगे। तो बहुत सच में ये ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप देखिएगा चुनाव के टाइम पे मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पे, आपके आस पड़ोस में सारी जगह सिर्फ और सिर्फ खबर होती है तो वो इन्हीं की ही होती है। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। अब देखो 1977, पहला सवाल तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर जब चुनाव 1971 में हुए इंदिरा गांधी के बाद, तो ये तो 1976 में हो जाने चाहिए थे, 77 में क्यों हो रहे हैं? 77 में इसलिए हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 1975 में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था। आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगा दिया गया था। और इमरजेंसी में क्या होता है, जो पूरी की पूरी जो पावर होती है ना, वो टोटली क्या है, सबकी बंद हो जाती है। सारे मौलिक अधिकार सब कुछ हट जाते हैं और सिर्फ सरकार डायरेक्ट कंट्रोल करती है। उसमें जो ज़्यादा पावर है वो मिलिट्री को, पुलिस को, इनको बहुत पावर मिल जाती है। और जो यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उसके हाथ में सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। उस समय वो आपातकाल लगा देगा। वो आपातकाल को देश के लिए काला समय बताया जाता है कि वो समय बहुत बेकार समय था, आपातकाल हमारे लिए लगाया गया। और उसी आपातकाल के दौरान बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करने वाले जो नेता हैं वो जो जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने खूब विरोध प्रदर्शन करे, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बहुत नारेबाजी करी, बहुत खूब बार इनको जेलों में भी भेजा गया। तो इन्होंने बोला लोकतंत्र बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाना। 1977 के जो चुनाव है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी क्या है, बिल्कुल अपने आप को तानाशाही समझने लगी और तानाशाही समझते समझते उन्होंने आपातकाल लगा दिया है। तो इसलिए क्या है, अब लोकतंत्र को बचाना, हमें तानाशाही की तरफ नहीं जाना, हमें लोकतंत्र ही रखना है, इसलिए लोकतंत्र को बचाना होगा। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। तो उन्होंने बोला कि जो आपातकाल में जो भी जुल्म करे हैं सरकार ने, उन सारों को क्या है हम लोग ठीक करेंगे और वापस से जो नागरिकों के अधिकार है वो हम फिर से लेकर के आएंगे। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों का नारा दिया। वामपंथी दल ये पार्टियां हैं, ठीक है। वामपंथी एक विचारधारा होती है, उसकी पार्टी है। तो 1977 में जब क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए, तो जो जमीन जोतने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनसे जुड़ा हुआ नारा इन्होंने दिया। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। अब जब विधानसभा चुनाव हुए, कहा तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता है एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके स्वाभिमान के लिए नारा दिया कि भाई आपका जो स्वाभिमान है वो ज्यादा जरूरी है। आप देखो विधानसभा में भी हमने चुनाव में देखा, 71 में इंदिरा गांधी जी ने जो दिया वो लोकसभा के लिए दिया। 1977 में जो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया वो किसके लिए दिया, लोकसभा चुनाव के लिए दिया। यहाँ पे जो वामपंथी दल दे रहे हैं वो विधानसभा, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए। और यहाँ पे जो एनटी रामाराव जी है वो जो आंध्र प्रदेश के चुनाव है उसके लिए दिया। अब हम लोगों को जानना है, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। तो देखो चुनाव के कुछ कानून बने हुए हैं जिन्हें हम लोग आचार संहिता कह रहे हैं। तो इन कानूनों को क्या है, मानना बहुत जरूरी है। तो ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले काम क्या है, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर उस पर कार्रवाई भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। प्रलोभन मतलब लालच, वही लालच, जैसे बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर के कुछ काम करा लेते हैं ना, ले बेटा चॉकलेट, ये काम कर दे मेरा, ठीक है भैया कर दूंगा। तो उसी तरीके से कोई प्रलोभन नहीं देना, आपको लालच नहीं देना कि भाई आप इतना पैसा ले लो और मुझसे क्या है, मुझे वोट देना। आपको घूस नहीं देना, मतलब आपको उसको पैसा नहीं देना। प्रलोभन में बहुत कुछ आ जाते हैं, भाई मिठाइयाँ दे दे, शराब दे दिया, जिस भी चीज की उसकी जरूरत है उसको देकर लालच दिखाकर उसको काम करवा लेना। और धमकी देना, ये दोनों तो क्या है, प्यार वाली बात है।
ये तो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं। हाँ भैया क्या चाहिए आपको, अरे साहब आज तो अगर एक क्वार्टर मिल जाता ना तो मौज हो जाती। और एक क्वार्टर चाहिए तो बोतल ले इंग्लिश वाली उसको बोतल दे दी जाती है। तो ये प्रलोभन है, ये लालच, ये प्यार वाली बात है। और धमकी देना ये गुस्से वाली बात है। हमें ही वोट देना है, नहीं दिया ना तो देख लेना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तू इस एरिया में नहीं दिख पाएगा। अगर मैं बन गया ना सांसद में, विधायक बन गया तो देख लेना बहुत बुरी स्थिति कर दूंगा। तो धमकी देना ये काम नहीं कर सकते। उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो जो आप पढ़ा रहे हो इसको बिल्कुल विपरीत हो रहा है। देश में लोग प्रलोभन भी दे रहे हैं, सब कुछ धमकियां भी मिलती है, और जाति धर्म के नाम पे, मतलब अगर ये दो फैक्टर हमारे देश में नहीं होते तो सोचो राजनीति कैसे होती। राजनीति का बेस और आधार अगर कुछ है ना वो यही दो फैक्टर है। अगर ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, मतलब हमारे देश में कोई है ना चर्चा ही नहीं करता है कि भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारे देश में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसी चर्चाएं नहीं करता। अरे यार इस बार उस वहां वाली जगह पर उनकी उस जाति के वोट बैंक बहुत तगड़ा है, अरे वहां पे तो वही जीत के जाएगा उन्हीं की जाति वाला, मतलब ऐसी चर्चा चलती। समीकरण जब बनाती है पार्टियां तो जाति के आधार पर बनाती है, वहां पे इतने वोटर है इस जाति के, इस कैंडिडेट को आप उतार दो। ये नहीं बनाती कि भाई वहां पे इतने लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के हिसाब से हम कैंडिडेट उतार। तो थोड़ी कमियां हैं। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना ये काम तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो रियलिटी के साथ है। जैसे अगर आज मान लो कोई विधायक है, और जब विधायक है और वो मंत्री बन गया, वहां पे राज्य सरकार में मंत्री बन गया, अब मंत्री को तो क्या होता है सरकार गाड़ी देती है, उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, पर जब आप प्रचार प्रसार करो चुनाव के लिए तब आपको वो गाड़ी नहीं मिलेगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और कोई भी सरकारी संसाधन है रिसोर्स आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। तो आप अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो और आपके निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है और विधानसभा वाले में सिर्फ एक उम्मीदवार 10 लाख रुपए, इसकी पूरी डिटेल दी जाती है निर्वाचन आयोग को कि भाई हमने इतना पैसा लगाया है। पर अब ये आप भी जानते हैं कि कितना पैसा लगता है और पार्टी कितना लोगों को खुलाती है। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। तो अगर मान लो इनमें से किसी भी में वो डिफॉल्ट में आ गए, गलती में आ गए, तो जो अपोजिशन वाला है वो भी केस कर देगा, अरे देखो सर उसने तो 30 लाख रुपए खर्च कर दिया, आपने 25 लाख की वैल्यू दे रखी है, 30 लाख खर्च कर दिया, कोर्ट में चला जाएगा। अगर वो जीत भी गया ना तो उसका वापस रिमूव कर दिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा, फिर से चुनाव कराने की घोषणा हो जाएगी। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों पार्टियों को यह सब करने के लिए मनाही है। देखो चुनाव प्रचार, जब आप चुनाव प्रचार करो ना उनके लिए भी कुछ कानून है, जैसे कि आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब देखो वो जो 2 महीने जब भारतीय निर्वाचन आयोग कह देता है, उस दिन डेट बता देता है इतनी तारीख से हम लोग चुनाव कराएंगे, वो एक टाइम पीरियड शुरू कर देता है, वहीं से आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट वहीं से लग जाता है। सारी बातें माननी पड़ी है। उस समय पूरा जो रूल है वो भारतीय निर्वाचन आयोग ही संभालता है उसको चलाने के लिए, तो ये कानून मानना पड़ता है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग करना, मतलब आप किसी भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं करोगे। आपको कहीं भी चुनाव प्रचार, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में जाकर के सभा कर रहे हो और वहां पर जाकर के भाषण दे रहे हो, नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, ठीक है। आप देखो सरकारी वाहन का, विमान का किसी भी अधिकारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप देखना अगर आपके पापा मम्मी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो कभी भी खुल करके है ना ऐसा नहीं बोलेंगे अरे मैं तो इसी पार्टी को वोट दूंगा, या कभी उस पार्टी की रैली में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इवन पार्टी वाला बाहर वोट मांगने भी आएगा ना तो वो बचने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं जाए, उसको माला वाला नहीं पहनाएंगे। क्यों? बाय चांस मान लो कि अगर उसकी फोटो खींच ली आपके पापा की, मम्मी की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो सरकारी कर्मचारी है, तो नौकरी जा सकती है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हो आप तो सरकार के हो, आप किसी पार्टी के थोड़ी हो, जिसकी सरकार बनोगे आप तो उसी के हो जाओगे। तो ये होता है, इसलिए आप सरकारी अधिकारियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये देखो ये वाली जो चीज़ है, ये तो ओबामा जी है, ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर जो मुख्य चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इन तीनों को मत देखो, आप इस गाड़ी को देखो, पीछे वाली को। ये गाड़ी है ना प्रधानमंत्री की गाड़ी है, तो इस वाली गाड़ी का इस्तेमाल है ना चुनाव में नहीं हो सकता है। तो आपको इन तीनों को नहीं, पीछे देख, पीछे है तो पीछे ही देखना है, जो पीछे वाली गाड़ी है वो इंपॉर्टेंट है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते। जिस दिन चुनाव की अधिघोषणा कर देगा, बोल देगा चुनाव आयोग भाई इस दिन क्या है चुनाव कराएंगे हम, उस दिन जिस दिन बिगुल बजवा देगा, उस दिन के बाद कोई भी मंत्री बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। शिलान्यास का मतलब क्या होता है? एक मतलब उसका काम शुरू करवाना। एक तो होता है देखो शिलान्यास करवाना, और एक होता है वो काम पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद उसका उद्घाटन करना।
तो शिलान्यास तो क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार भाई वहाँ पे प्रधानमंत्री आज मोदी जी यहाँ पे पत्थर रखेंगे इस पे, आज से काम शुरू होगा, आज ही मंत्री आएंगे, इन्होंने शिलान्यास किया है, और फाइनली जब वो बन जाता है फिर उद्घाटन के लिए, तो आप न तो शिलान्यास कर सकते हो न उद्घाटन, कब? जब ये चुनावी आचार संहिता लग जाती है। बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वायदे नहीं कर सकते आप, कोई वायदा, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अब आप क्या हो, एक आम आदमी हो, और सुप्रीम जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग है। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, वीडियो लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोगों ने सब कुछ बहुत कुछ जान लिया है। अब आगे वाला चैप्टर, आगे वाला वीडियो है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। आप अपने वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक सब तक फैला दें, और जय हिंद, जय भारत।